हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इट गोइंग टू बी अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जानने से पहले उसकी कुछ बेसिक स्टडी यानी कि किसने उसको दी और उसके अलावा क्रेडिट किसको गया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्टडी थी उसका क्रेडिट गया है फ्लेमिंग एंड एल्टमान को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, वो बेंडा ने दिया था। आफ्टर दैट आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, बायो में या फिर बॉटनी में आप एक बात समझ सकते हैं कि क्रेडिट किसी और को जाता है, डिस्कवरी कोई और करता है और नाम कोई और देता है। जनरली बायो में ये देखा गया है, पर क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा। सो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में। एक बात याद रखिएगा, स्टेनिंग बहुत ज़रूरी है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी होगी ना, वो उसी वजह से नज़र आएगी। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करेंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा, विजिबल होगा। अदरवाइज़ वो माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ईएम में डिस्कवर नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी को करने के लिए हम इसको स्टेन करते हैं जेनस ग्रीन से। तो जेनस ग्रीन एक तरीके का डाई होता है बेटा, और ये स्टेन किया जाता है इससे। अब माइटोकॉन्ड्रिया को आप इजीली इस डाई का यूज़ करके या स्टेन का यूज़ करके इजीली आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये हमने बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ा हुआ है पहले भी। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों करते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। याद रखिएगा, वो जितने ज़्यादा एटीपी जनरेट करेगा उतना ज़्यादा सेल होगी वो एक्टिवली अपने काम को परफॉर्म कर पाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेटर हम बात करते हैं इसके शेप के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है ना, वो सॉसेज शेप होता है। आप देख रहे हैं इस शेप को, ये सॉसेज शेप कहा जाता है। और ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप ये किसी भी तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है सेल के ऊपर। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे साइज़। जो डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। और एवरेज साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर होगा। इसकी जो लेंथ होती है वो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। एक बात याद रखिएगा, जनरली ये वाले पॉइंट को स्टूडेंट बहुत मिस करते हैं। वो करते हैं क्या, वो शेप साइज़ को इतना इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, सॉसेज शेप होता है। और दूसरा आप ये इसका डायमीटर याद रखिएगा, लेंथ याद रखिएगा। ये डेटा जो होता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, तो इसको स्किप नहीं करना है, आपको याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों होती है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप डीएम करके याद रख लीजिएगा इसको, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। अभी हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि इसके जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो बेसिकली कंपार्टमेंटाइजेशन होते हैं। मतलब आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम से क्या होंगे, वेरी करेंगे, अलग होंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसकी भी। हाल फिलहाल आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट हम याद रखेंगे यहाँ पर क्या, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। ठीक, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेटर ऑन हम इस स्ट्रक्चर के अलावा कुछ डिटेल स्टडी भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें आपको इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से इनफोल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। ये आपको इनफोल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। ये इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। इनफोल्डिंग्स जो होती है इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। और क्रिस्टा पे ही इस तरीके से आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं, और हम इसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये होल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एक रैकेट की तरह आपको नज़र आता है। तो ठीक है, आप याद रखिएगा ये वाली चीज़ कि इनर फोल्डिंग जो होती है, याद रखिएगा,
इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में कोई भी फोल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलती है। तो देखते हैं ज़रा एक बार। आपने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन दिखाई देती है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है। आपको कहीं पे भी फोल्डिंग्स नज़र आ रही है? यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें आपको इन फोल्डिंग्स नज़र आती हैं, जिसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के अंदर आपको ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है जनरली ये फ्लूइडिटी को शो करता है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होगा उसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक, तो मैट्रिक्स यहाँ पे आप देखेंगे, मैट्रिक्स जो होता है वहाँ पे क्रैब साइकिल ऑपरेट होती है। ये आप जब पढ़ेंगे ना, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप, प्लांट रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लांट रेस्पिरेशन का जब हम पार्ट कवर अप करेंगे तो वहाँ पे हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे। क्रैब साइकिल जो होती है बेटा, वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। एटीपी प्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है, तो एटीपी को प्रोड्यूस करवाना किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्रैब साइकिल ऑपरेट होती है, और यही क्रैब साइकिल के थ्रू आपको एटीपी प्रोडक्शन नज़र आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की। क्या आपको नज़र आ रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है वो लिंक रिएक्शन यहाँ पर ऑपरेट होती हुई नज़र आती है। आपको क्या नज़र आएगा यहाँ पे? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर। जब हम आगे पढ़ेंगे, वही अगेन जब हम प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में जानेंगे। लिंक रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से ऑपरेट होती है, और उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे जानने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्रिस्टा। क्रिस्टा जो होता है साइट ऑफ एटीपी पाथवे होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ईटीसी पाथवे या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पाथवे होता है वो कहाँ ऑपरेट होता है? तो याद रखिएगा, एक तो इनर मेम्ब्रेन ऑप्शन में लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो एक तो इनर मेम्ब्रेन ऑप्शन में लिखा हुआ नज़र आता है। फिर दूसरा आपसे बोलेगा क्रिस्टा, तो क्रिस्टा भी सही है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो आप क्रिस्टा को मार्क करेंगे। अगर इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टा में से ऑप्शन आ जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको क्रिस्टा पे मार्क करना है। लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन ही लिखा आ रहा है ऑप्शन में तो आप इनर मेम्ब्रेन को मार्क कर दीजिएगा, उसको सही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम और भी जानेंगे, यानी कि इसके फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं ज़रा।